वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक आज हमारा है वो है विश्व की जलवायु। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है। मौसम क्या है और जलवायु क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है। जान लो इसको, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि जलवायु क्या है और मौसम में क्या अंतर है तो फिर आप समझ नहीं पाओगे इसको। देखो, अगर हम बात करें मौसम क्या होता है, तो मौसम होता है किसी भी स्थान विशेष के उस समय की जो वायुमंडलीय स्थिति है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पश्चिमी यूपी में एक ज़िला है कासगंज, मैं कासगंज में रहता हूँ। तो कासगंज की जो मतलब कासगंज का जो वायुमंडल है ठीक है, उस वायुमंडल की जो अभी स्थिति होगी, जैसे अभी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बादल छाए हुए हैं तो यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत अभी यहाँ पे हल्का सा आपको ठंडा महसूस हो सकता है। ठीक है, गर्मी में भी आपको ठंडक महसूस होगी, मतलब पसीना वसीना नहीं आएगा आपको। तो यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें अभी बादल छाए हुए हैं, इस वजह से मौसम यहाँ का ठंडा है। कल सुबह अगर मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि वायुमंडल में से सारे के सारे बादल छट चुके हैं, मौसम साफ़ हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है गर्मी हो जाएगी। लेकिन अगर बादल और छाए रहे और फिर से पानी बरसने लगा तो मौसम और ठंडा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि मौसम जो होता है वो होती है वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशा जैसी होगी वैसा ही मौसम हो जाएगा। और मौसम साथियों एक दिन में भिन्न भिन्न तरीके से बदल भी सकता है। सुबह आप उठे, बहुत सारे बादल हो रहे हैं, दोपहर में बारिश होने लगी, शाम को बादल छट गए, धूप निकल आई तो गर्मी हो गई। तो एक दिन में कई सारे मौसम हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मौसम, अगर कोई पूछे मौसम क्या है, तो मौसम होता है किसी भी स्थान विशेष की जो वायुमंडल है उसकी जो दशा है उसको हम मौसम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जलवायु की, तो देखो जलवायु क्या है। जलवायु साथियों एक बड़ा क्षेत्र है, या हम कहें एक बड़ा एरिया है। अगर हम किसी भी स्थान के कम से कम 30 साल के मौसम का एवरेज निकाल लें, मान लीजिए कासगंज है और हमने ये देखा कि पिछले 30 साल में यहाँ का मौसम कैसा रहा है, गर्मी ज़्यादा पड़ी है, सर्दी ज़्यादा पड़ी है, पानी ज़्यादा बरसा है, तो उसके आधार पर, ठीक है, जो 30 साल का जो एवरेज निकलेगा उसके आधार पर जो हम यहाँ पे मौसम बताएंगे कि एवरेज यहाँ का मौसम कैसा रहता है, उसी को कहा जाएगा साथियों जलवायु। ठीक है, ध्यान रखना। तो जलवायु क्या है, जलवायु है कम से कम 30 साल के मौसम का जो औसत हम निकालेंगे उसको कहा जाएगा जलवायु। एक चीज़ और ध्यान रहे, जैसा कि मैंने बताया कि मौसम तो प्रतिदिन बदलता है, प्रति घंटे बदल सकता है, लेकिन जलवायु इतनी आसानी से बदलती नहीं है। अगर हमने कह दिया कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है तो ये रहेगी। ठीक है, ये इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो ये गंभीर बात मानी जाती है। इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु को बोलते हैं क्लाइमेट, मौसम को बोलते हैं वेदर। तो हम कभी भी वेदर चेंज के बारे में चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो होता रहता है। हम लोग चिंता करते हैं किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। तो जलवायु और मौसम में आपको अंतर समझ में आया। ठीक है, आज की जो क्लास है हमारी वो है विश्व की जलवायु के ऊपर। तो जरा चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, फिर देखते हैं। जलवायु का वर्गीकरण 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वे क्या है? वे है अनुभाविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभाविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो 3 तरीके से हम जलवायु को बांटते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जलवायु क्या है और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से बांटा गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में खासकर पीसीएस में, बीईओ में, आरओ में, यानी जितनी भी सिविल्स के एग्जाम हैं उनमें सब में ये आपको देखने को मिलता है। खासकर कोड दे करके पूछ लेता है कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। देखो जरा, वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। ऑब्वियस बात है कि वनस्पति और जलवायु के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। जलवायु के आधार पर ही वनस्पतियां डिसाइड होती हैं, इस बात को आप सदैव ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उन्होंने तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया, ठीक है। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक तथा मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े एवं छोटे अक्षरों का प्रयोग आरंभ किया। इसमें हम देखेंगे कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों ही यूज होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित है, आज भी चलती है, बिल्कुल सही बात है, हम इसको देखेंगे। अब देखो आगे, कोपेन ने, देखिए ये सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि कोपेन ने मुख्य रूप से जलवायु के कितने समूह निर्धारित किए हैं। तो देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है, कोपेन ने जलवायु के 5 समूह निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 तापमान तथा 1 वर्षा पर आधारित है। यानी कोपेन ने जलवायु को मेनली कितने हिस्सों में बांटा है, 5 हिस्सों में बांटा है, जिनमें 4 हिस्से हमें बताते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम होगा, मॉडरेट होगा, लो होगा। और जो अगला डिवीज़न है इसका वो है पर्सिपिटेशन यानी वर्षण यानी बारिश, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो पहला है इसमें कोपेन के अनुसार जलवायु समूहों की हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि टोटल इसको जो है 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहले उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जलवायु का लक्षण क्या है, सभी महीनों का औसत तापमान जो है वो कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा, मतलब एवरेज 18 सेल्सियस से अधिक रहेगा। अगर हम कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो आप समझ लो कि वहाँ का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने वाला है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से एबव रहेगा। दूसरा है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु क्या होती है, अच्छा इसको किस कोड से डिनोट करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। इसको कोड बी से, ये लिखा है ना ABCD इनके कोड है, तो कोड बी क्या है, कोड बी है शुष्क जलवायु का। मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो पानी कम बरसेगा और वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, ध्यान रखेंगे, तभी तो शुष्क होगा ना। यानी पानी कम बरस रहा है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो मौसम कैसा हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा एकदम। तीसरा है कोष्ण शीतोष्ण। कोष्ण शीतोष्ण का मतलब ये है कि यहाँ पर गर्मी भी ठीक ठीक पड़ जाती है और सर्दी भी ठीक ठीक पड़ जाती है ना। जैसे मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ यूपी के, ये आपका शीतोष्ण के क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पर गर्मियों में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी लो भी हो जाता है, 3-4 डिग्री तक पहुँच जाता है, कभी कभार तो रात में तो जो है 1 या 2 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ का एवरेज जो टेम्परेचर रहेगा सर्दियों में वो करीब करीब 3 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन 18 डिग्री से कम जो है रहेगा मध्य अक्षांशीय जलवायु में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर है अगला डी, शीतल हिमवन जलवायु। इसका क्या मतलब है, जब नाम आ गया शीतल हिमवन यानी यहाँ की जो जलवायु है वो 0 या 3 डिग्री के आसपास रहने वाली है, यानी यहाँ पर ठंड ठीक ठाक पड़ती है। फिर आती है ई में, ई में आपको मिलेगी शीत। यहाँ पर औसत टेम्परेचर 10 डिग्री से कम ही रहने वाला है तो शीत है। और फिर आता है एफ में उच्च भूमि, और उच्च भूमि का मतलब है ऊंचाई के कारण शीत। ध्यान रखना, हमने जलवायु में हमने जब वायुमंडल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रति 162 से 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप जाओगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि सर्दी होने का एक बड़ा कारण जो है ऊंचाई भी होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई वाले स्थानों पर जाओगे आप देखोगे कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वही जो है उच्च भूमि एफ के माध्यम से दर्शाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये 5 यहाँ पर जो हमने देखे हैं विभाजन जलवायु समूहों के, वो आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में जो इसका और वर्गीकरण है उसको मैं और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।